नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें हम हल कर रहे हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी के साथ में उनको समझ करके हल कर रहे हैं। साथ ही हम आने वाले प्रश्नों के बेसिक के बारे में भी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको एक बार प्रश्न को हल करने के बाद में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, साथ ही इसके बेसिक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अनुसार जो दिया गया है कि अध्याय 2 बहुपद से पेपर के अंदर जो है 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। तो इस प्रकार से इसका पहला जो प्रश्न हमारा बनता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए x² - 3 के शून्यक हैं। तो x² - 3 ये क्वेश्चन जो है हमने इम्पोर्टेंट के अंदर भी पढ़ा है। जब इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, और जब इसको 0 के बराबर किया तो 3 को आप उधर लेकर के चले जाइए और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। तो ±√3 इसका राइट आंसर होगा। हमारे पास में जो है ±√3 अर्थात ए वाला जो इसका राइट आंसर होगा। दूसरे वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ x² + x - 12 के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए, शून्यकों का गुणा अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a, इसे हम बोलते हैं शून्यकों का योग। और अल्फ़ा बीटा जो होता है वो कितना होता है? c/a। तो आपको यहाँ पर x² + x - 12 इसके शून्यकों का गुणा निकालना है। तो यहाँ पर a, b और c तीनों के मान चाहिए अपने को। तो सामान्य रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? x² + bx + c, अर्थात x² में जिससे गुणा है उसका मान a है, x में जिससे गुणा है वो उसे हम b बोल रहे हैं, और जो अचर राशि है उसे हम c बोल रहे हैं। तो यहाँ पर a, b, c तीनों के मान हमने लिख दिए, a = 1, b = 1 और c = -12। तो अब इससे आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणा अर्थात अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, c का मान -12 है और a का मान 1 है। तो इसका आंसर जो अपने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? -12 मिल जाएगा, अर्थात बी वाला जो पार्ट है इसका वो सही होगा। इसके तीसरे भाग की तरफ आते हैं। ये दिया हुआ है x² + ax + 2, x² + ax + 2 का एक शून्यक जो है वो कितना है? x + 1 है। x + 1 इसका गुणनखंड दिया हुआ है, शून्यक नहीं दिया है। क्या दिया है? गुणनखंड है। तो a का मान कितना होगा? जब ये इसका गुणनखंड है तो इससे हम भाग लगाएंगे तो इसको पूरा 0 के बराबर हम कर देते हैं। तो यहाँ पर x = हम अगर -1 रख देते हैं तो x की जगह हम -1 पुटअप कर दें तो इसका मान जो है किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक शून्यक अपने को कितना मिल जाएगा? -1। और शून्यक हम बोल रहे हैं कि किसी बहुपद में x का वह मान जो अगर हम उसके अंदर रख दें तो उसका मान 0 हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर प्लस a × -1 + 2 बराबर हुआ 0 के। -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -a + 2 = 0। यहाँ पर +1 और +2 मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उस 3 को उधर ले जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो a = मिल जाएगा अपने को 3। a का मान जो है अपने को 3 प्राप्त होगा। ये जो अपने को दिया हुआ है इस ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। तो अगला है एक द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा × बीटा का मान होगा, ये अल्फ़ा × बीटा का मान हमने लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? c/a लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? c/a, अर्थात इसका जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और यदि शून्यक अल्फ़ा बीटा है तो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल जिसे हम बोलते हैं वो कितना होता है? -b/a होता है। ये अगले भाग के अंदर दिया हुआ है। 5th वाले का जो आंसर है वो भी जो है ए वाला करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको जो है 5 भाग दिए हुए हैं। द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं, अर्थात द्विघात बहुपद के कितने शून्यक अपने को प्राप्त होंगे? तो द्विघात बहुपद के अधिकतम जो हैं 2 शून्यक अपने को प्राप्त होंगे। जितनी घात है उतने ही शून्यक अपने को मिलेंगे। रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। रेखिक बहुपद
चलिए रेखिक बहुपद का सामान्य रूप भी हम देखते थे। ax प्लस बी द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर होता है। तो जितनी घात है उतने शून्यक। रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम एक शून्यक या केवल एक शून्यक अपने को रेखिक बहुपद का मिलेगा। दो बहुपदों का गुणनफल भी, अगर हम बहुपद में बहुपद का गुणा कराएंगे तो आपको जो है क्या प्राप्त होगा, बहुपद ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर हम भरेंगे इसमें बहुपद। चर के मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, चर का ऐसा मान जिसे अगर हम बहुपद में रख दें बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो उसे हम शून्यक कहते हैं। शून्यक का अर्थ ही होता है कि शून्य कर देने वाला, किसको, बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे शून्यक कहते हैं। एक बहुपद जिसके शून्यक -3 व 4 हैं, शून्यक कितने दे रखे हैं, पहला शून्यक -3, दूसरा शून्यक कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको उधर लेके गए थे। अब आप क्या कर लिए, इसके गुणनखंड चाहिए आपको, बहुपद चाहिए। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, x प्लस 3, और यहाँ से कितना मिलेगा, x माइनस 4। तो इसका जो बहुपद अगर अपने को चाहिए तो हम क्या करें, x प्लस 3 और x माइनस 4 दोनों का गुणा करवा दें तो अपने को बहुपद यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, x स्क्वायर माइनस x और -12 के बराबर जो है ये बहुपद अपना प्राप्त हो जाएगा। हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, गुणा कर दिया गया। बढ़ते हम अगले अध्याय की तरफ, जिसमें दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऑब्जेक्टिव की संख्या यहाँ पर जो है 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। सबसे पहले हम बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। तो सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पर 2 समीकरण अपने को दिए हुए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। पहला समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x धन 4y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है अपने को बताना है कि ये रेखाएं कैसी मिलेगी। देखिए रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, जो 2 चर में होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इस रैखिक समीकरण का क्या होता है, सामान्य रूप होता है। और चूँकि हम युग्म पढ़ रहे हैं, हम इनको हल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर दूसरा समीकरण भी अपने को मिलेगा, तभी हम x और y दोनों के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले समीकरण में हम लिख देते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इस प्रकार से इस द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो अपने को क्या मिल जाता है, ये सामान्य रूप मिल जाएगा। इसे हम समीकरण निकाय भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए जब हम इसको ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो अपने को जो है इसका जो ग्राफ मिलेगा वो सरल रेखाएं मिल सकती है। अब ग्राफ किस किस प्रकार के प्राप्त होंगे इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। माना कि पहले हमने समीकरण के लिए ग्राफ बनाया और रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, अर्थात यहाँ पर रेखाएँ जो हैं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हुई निकल जाती हैं। इस स्थिति में इन दोनों समीकरण का जो हल मिलेगा उसे हम बोलते हैं, उस हल का नाम है कि ये इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल मिलेगा। और उसके लिए जो प्रतिबंध है किसके बीच में, इनके गुणांकों के अनुपात जो हैं उनके बीच में जो प्रतिबंध अपने को मिलेगा वो है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटे b2 के। जब हम गुणांकों में संबंध इस तरह का निकाल पाते हैं या फिर हम उनको ग्राफ पे बता दें और ग्राफ पर जो है कैसे कर जाएँ, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएं, तो हम बोलेंगे कि इनका अद्वितीय हल है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि हमने पहली समीकरण का ग्राफ बनाया और दूसरी समीकरण का ग्राफ बनाया, लेकिन वो दूसरी समीकरण भी उसी के ऊपर आ गई, ओवरलैप कर गए उसको। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि रेखाएं कैसी है, यहाँ पर समपाती हैं। और जब समपाती रेखाएं होती है तो उनके अपने को अपरिमित अनेक हल मिलते हैं, जिसे हम अनंततः अनेक हल भी बोलते हैं। इस स्थिति में जो है इसके अनुपात अपने को मिलेंगे, वो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों अनुपात जो है अपने को बराबर प्राप्त होंगे। और तीसरी स्थिति में यदि ऐसा हो सकता है कि रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी जो है क्रॉस नहीं करें, अर्थात जो रेखाएं हैं वो कैसी मिल जाए, अपने को समांतर मिल जाए। समांतर रेखाएं जब मिलेगी अर्थात ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी, और जब नहीं काटेगी तो हमें इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा।
x और y का कोई हल अपने को प्राप्त यहाँ से नहीं होने वाला है। और इसकी जो स्थितियाँ बनेगी, कंडीशन बनेगी अनुपातों के अंदर, वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा किसके, c1/c2 के। तो ये तीनों स्थितियाँ बनती है। तो यहाँ पर अपने को जो समीकरण दे रखे हैं उसके अंदर यहाँ पर हम देख लें कि यहाँ जो a1 का मान है वो कितना है, 1 है। a1 अर्थात पहले समीकरण में x का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक वो कितना है, 3 है। यहाँ पर -2/4 b1/b2 और c1/c2, ऊपर c1 जो है नहीं है, c1 का मान कितना है, 0 है, और नीचे जो है वो कितना है यहाँ पर दूसरे समीकरण के अंदर -20 है। तो यहाँ पर पहले ही अनुपात में हम देख लेते हैं, यहाँ से -1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2, 1/3 1/2 के बराबर नहीं होता है। इसलिए पहली स्थिति बन रही है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात इन समीकरण जो हैं कैसा हल होगा, इनका अद्वितीय हल होगा। और किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित होगी, यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि यहाँ पर जो है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देगी। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो। देखिए ये पहले से हमने तैयारी कर रखी है, इसमें से क्या पूछा गया है, तो निकाय का कैसा हल होगा, तो निकाय का अपरिमित अनेक हल होगा या अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। यदि समीकरण निकाय जो दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसके अंदर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो निकाय का कैसा हल होगा। तो यहाँ पर इस स्थिति में निकाय का कोई भी हल अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो इसका जो थर्ड वाले का जो है आंसर हो जाएगा, बी वाला जो भाग है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 4 में समीकरण अपने को दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें क्या करना है, इसमें यदि y बराबर 2 रख दें, जहाँ पर y है उसकी जगह हमने कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 4 होगा तो इस उसको उधर भेज दें हम, तो 4 - 4, तो x का मान अपने को कितना मिल गया, x बराबर मिलेगा 0। और 0 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ये a वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका a वाला पार्ट जो है वो सही है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो रेखाएं क्या करेगी। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब रेखाएं कैसी होती है, अद्वितीय हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका जो आंसर होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ए वाला भाग जो इसका अपने को सही मिल जाएगा। अगले वाले भाग के अंदर हम बात करें छठे नंबर पर, तो यदि x प्लस 2y इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो तो x तथा y का मान कितना होगा। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 4 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। समीकरणों को हल करना है तो विलोपन विधि से हल कर लें, जोड़ लिया इसको हमने, दोनों कट गए, इतना बचा 3y बराबर किसके मिला, 6 के। तो y का मान कितना मिल जाएगा अपने को, यहाँ से 2 मिल जाएगा। जब y का मान यहाँ पर रख देंगे हम 2, तो 2 - 2 x का मान कितना मिल जाएगा अपने को, 0 मिल जाएगा। x का मान 0, y का मान अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो समीकरण में 4 मिल जाएगा। तो x का मान जो है कितना मिलेगा अपने को, x इक्वल टू 0 और y बराबर 2। ये ऑप्शन दिया हुआ है किसके अंदर, 0, 2, अर्थात बी वाला जो भाग है इसका वो सही आंसर इसका अपने को मिल जाएगा। चलिए खाली स्थान भरिए, इसका जो दूसरा प्रश्न है उसके अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है कि समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि जो है वो कहलाती है। जब समीकरणों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, जैसे कि अभी हमने इसको जो है क्या किया था, जोड़ लिया था। तो समीकरणों को हम जोड़ते हैं चर के गुणांक बराबर करके, तो ऐसी विधि जो है विलोपन विधि कहलाती है। एक चर का मान दूसरे चर समीकरण में रखने पर हल करने की विधि, एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दें तो ऐसी विधि जो कहलाती है उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। समीकरणों को प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि, प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि, जब हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो इसे ग्राफी विधि जो है कहा जाता है।
यदि रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु दोनों समीकरणों का एक कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जब प्रतिच्छेद करेगी तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो वो क्या कहलाएगा, उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल कहलाएगा। और यहाँ से हम जो है x और y के मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। यदि रेखाएं समपाती होती हैं तो निकाय कैसा होता है, यदि रेखाएं समपाती होती है तो निकाय के अपरिमित अनेक हल अपने को प्राप्त होंगे। और यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कौन सा हल अपने को प्राप्त होगा, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हमें कोई भी हल जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सही जोड़ी बनाइए जो प्रश्न बैंक में दिया गया है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये तीनों स्थितियां दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण युग्म का अगर हमें कोई हल मिल जाता है, ऐसा समीकरण निकाय जिसका हमें कोई ना कोई हल मिल रहा है, तो ऐसा समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाता है। और जिसमें कोई हल नहीं मिलता है उसे हम असंगत निकाय बोलते हैं। तो जब प्रतिच्छेदी हुआ या ऐसी स्थिति हुई a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 तो संगत होगा, इस स्थिति में भी संगत होगा। असंगत कब होगा, जब उसका कोई हल अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है वो कैसा हो जाएगा कि यह जो निकाय है वो संगत निकाय है। दूसरा जो है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये जो हमारा है ये कैसा निकाय है, असंगत निकाय है। और ये जो बचा है आपका वो हो जाएगा आश्रित निकाय, अर्थात यह निर्भर करता है किसके ऊपर, x और y के मान के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे x और y के मान जो अपने को यहाँ पर मिलते चले जाते हैं। चलिए अगले भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुत सारी तैयारी हमने कर रखी है और अपने को यहाँ से आंसर जो है बस बोलते आना चाहिए। ये जो पार्ट है आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से देखिए कि 2 में से एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से बनता है। रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की शर्त लिखिए। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये इसकी शर्त होगी। रेखाओं के समांतर होने की शर्त, जब रेखाएं समांतर होती है उसकी शर्त कितनी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर होगा। रेखाओं के संपाती होने की शर्त, संपाती होने की शर्त भी हमारे यहाँ लिखी हुई है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं संपाती हो जाएगी। अब साथ में लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप जो है अपने को लिखना है, या व्यापक समीकरण या सामान्य रूप एक ही बात है। तो ये सामान्य रूप भी हमने आपको समझा दिया है, लिखा हुआ है। पहले समीकरण में a1x + b1y + c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण में a2x + b2y + c2 बराबर 0 के बराबर यहाँ पर होगा। इसके बाद में आता है सत्य या असत्य लिखे। रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण प्राप्त होता है। रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक ही समीकरण होता है क्या? हमने यहाँ पर कितने समीकरण पढ़े हैं रैखिक समीकरण में? 2 पढ़े हैं, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है? नहीं, समीकरण जोड़कर घटाकर हल करने की विधि तो विलोपन विधि कहलाती है। प्रतिस्थापन विधि में तो हम एक चर का मान दूसरे चर में रख करके जो है उसको हल करते हैं। निकाय px धन 4y बराबर 8 ये दिया हुआ है, px धन 4y बराबर 8। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x धन y धन 3, 2x धन y और 3 को हम उधर लेके जाते तो -3 हमको प्राप्त हो जाएगा। का अद्वितीय हल होने पर p नॉट इक्वल टू 8। अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल अर्थात यहाँ पे हम मान रख दें इसके, a1 का मान कितना है, p है, a2 का मान कितना है, 2 है, बीच में बराबर नहीं। इधर b1 का मान कितना है, 4 है और b2 का मान कितना, 1 है। जब हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो p नॉट इक्वल टू होगा किसके, 8 के बराबर होगा। तो ये जो है कैसा हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा यदि p नॉट इक्वल टू हुआ 8 के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, तो इंतज़ार कीजिए इन वीडियो का और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।